चलिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आज का सेशन। और हम लोग आज मैं आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को भी किया था, उसका बेसिक्स कर लिया था। तो उसी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जहाँ पे है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। दे started together they started together but B left 3 days before the completion of the work. Before the completion of the work. ठीक है। अब होता क्या है देखिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो आपको पता है यहाँ पर कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है। A can do this 18 work days. in 18 days and B can do this in 12 days. Then find out the total work. 36. 36. Efficiency of A So 2, 2, B 3. 3. So 4. No, 3. No, 3. 3, 3. Who had started the work? They Together. started the work together. Clear? If they had started the work together, it means on the first day, how much work were done by them? 5. 5. 5. अच्छा, ये तो ठीक है कि वो दोनों ने काम को स्टार्ट किया और पहले दिन जो है आपका 5 यूनिट वर्क होता है। लेकिन दोनों मिल के टुगेदर मिल के कितने दिन तक करते हैं, ऐसा कुछ मेंशन है क्वेश्चन में? नो, इट इज नॉट मेंशन इन दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज बी लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इससे ये पता चलता है कि काम कंप्लीट तो हुआ है, यस और नो। लेकिन काम कंप्लीट होने से 3 days बिफोर कौन लेफ्ट कर जाता है? बी लेफ्ट कर जाता है। यानी कि बी के लेफ्ट कर जाने के बाद ए को अकेले ही काम करना पड़ेगा। कितने दिन तक? तो लास्ट के 3 days तक, यस और नो। Yes, sir. ठीक है। तो ए जो है 1 day में कितना काम कर सकता है? 2. 2। तो लास्ट के 3 days में कितना काम किया होगा? 6. 2 3 जा 6। यानी कि वो लास्ट के 3 days में जब बी के लेफ्ट होने के बाद जब अलोन था तो उसने 6 यूनिट काम किया। और इससे पता चलता है कि उस लास्ट के 3 days के पहले 30 यूनिट वर्क कंप्लीट हुआ था, जो किसने किया होगा? Both. So बोथ। दोनों. दोनों मिलकर के 1 day में कितना काम करते हैं? 5। तो 30 के लिए कितना दिन लेंगे? 6 days। तो अगर आपसे यहाँ पे देखिए कितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क completed, the in how many days the work is completed, तो क्या बोलेंगे? वर्क कंप्लीट होने के लिए इनिशियली 6 days का टाइम लगा जब दोनों मिल के काम कर रहे थे, और लास्ट का 3 days जब ए अलोन वर्क कर रहा था। यानी कि कुल मिलाकर के 6 days एंड 3 days 9 days लगा टू कंप्लीट द वर्क, है ना। अगर आपसे पूछा है फॉर हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, फॉर हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, यू कैन से they work together for 6 days only. And if they will say for how many days A worked alone, or how सर for सर how, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा. अच्छा, अगर यहाँ पे बोला जाता है कि फॉर हाउ मेनी डेज ए वर्कड, ए जो है वो कितने दिन के लिए काम किया, तो क्या बोलेंगे बताइए। अभी साउंड सही है? अभी ऑडियो सही है? वसुधा?
नहीं सर, अभी भी ऑडियो ठीक से अच्छा, ऑडियो दिक्कत हो रहा है। नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, अब ठीक ठीक आ है रहा ऑडियो। हूँ। हाँ, अब ठीक आ रहा हूँ। ओके, तो हम कह रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि फॉर हाउ मेनी डेज ए वर्कड, ए जो है इसमें कितने दिन तक काम किया, तो इस पूरे इंटायर पीरियड में ए जो बी के साथ काम मिल के काम किया तब भी ए था, और जब अलोन काम किया तब भी ए था, यानी कि ए जो है फर्स्ट 6 डेज में भी था, और लास्ट के 3 डेज जब उसको अकेले काम करना पड़ा है तब भी था, यानी कि टुगेदर मिला करके उसका था 9 डेज। ठीक है, एंड अगर पूछा जाता है फॉर हाउ मेनी डेज बी वर्कड, तो डेफिनेटली बी वर्कड फॉर 6 डेज ओनली। क्लियर? क्लियर है? चलिए, Yes, sir. यस सर। हाँ, अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको बोला जाता है कि कुछ हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम करते हैं, अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹12,000 at the rate of 12% per annum for 2 years. Find the CI। बस आपसे CI पूछा फिलहाल, तब क्या करेंगे आप? तो देखिए सिंपल सी बात है, ये जो परसेंटेज है ये क्या है? ये है जो इंटरेस्ट रेट काउंट होगा पर एनम, उसका वैल्यू है। यस और नो? तो स्कूल टाइम में आपने पढ़ा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू, या फिर आप भी अभी भी कई सारे बुक में ही पढ़ते होंगे, अभी भी बहुत सारे सम्स ऐसे सॉल्व करते होंगे, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 पावर टी। कहीं पे टी लिखते हैं लोग, कहीं एन लिखते हैं फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, टी फॉर टर्म। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्किप करके ऐसा सोचते हैं कि हमें हमेशा पता होता है कि जो भी प्रिंसिपल वैल्यू जो किसी को लोन दिया जाता है के रूप में दिया जाता है, तो वो हो उसको हम 100 काउंट करते हैं। ड्यू टू यहाँ पे 2 इयर्स की बात है, तो मैंने 2 हैंड बना दिया, फर्स्ट हैंड एंड सेकेंड हैंड। तो पहले ईयर में आपका 12% काउंट होगा और दूसरे ईयर में भी 12% काउंट होगा। नाउ, तो फॉर द फर्स्ट ईयर when you have invested rupees 100 as principal, then what should be the uh, compound interest for the first year only? 12% of 100. 12% of 100 equal to how much? 12। 12. X percent of 100, X. 5% of 100, 5. 0.5% of 100, 0.5. यही फायदा होता है। 12% of 100 is equal to 12, यानी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर, है ना, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर योर प्रिंसिपल वैल्यू विच वाज 100 बिकम्स 112। क्लियर? यानी कि अब आपके पास 100 रुपया प्रिंसिपल तो आपने जो इन्वेस्ट किया था तो है ही, अब आपको 12 रुपीज का इंटरेस्ट भी मिल गया। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि 12% अगेन इंटरेस्ट चार्ज होगा, बट वो चार्ज किसके ऊपर होगा? 112 के ऊपर। तो इसी 112 को हम लोग थोड़ा सेपरेटली सोचेंगे। कैसे? 112, यानी कि ये जो 12% इंटरेस्ट काउंट होगा वो इस 100 पे भी होगा और इस 12 पर भी होगा। तो 100 का 12% कितना होता है? कहेंगे आप सर अभी तो बहुत बताया मैंने, 12 ही होगा। and now again you have to calculate 12% of 12। अब देखिए सीधा सा बात है, जैसे आपको निकालना हो 6% ऑफ 6, तो आप क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे तो बहुत इजी है, 6 6 जा 36 कर दीजिए। अगर आपको 100 से डिवाइड करना है तो जीरो काउंट कीजिए, कितना जीरो है? डबल जीरो है, इसीलिए वी हैव टू पुट डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। एंड सेम एज if we have to calculate 7% of 7, then what can we do? This is very easy. First of all, we have to multiply or take the square of 7, that is equal to 49. Again, there is 2 0, so we have to put decimal after 2 digit from the right side.
Again, if we have to calculate 8% of 8, in this case, very easy to calculate, है ना? इस केस में बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 8 8 जा 64, इट मीन्स आंसर विल बी 0.64। सेम एज नाउ यू हैव टू कैलकुलेट 12% ऑफ 12, देन व्हाट कैन बी डन? क्या किया जा सकता है बताइए? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। हम यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 1.44। ठीक है, अब देखिए, पहले इतनी देर तक मैंने आपको सारा कंसेप्ट समझाया। अब कंसेप्ट के बाद आपको झट से एक चीज बताते हैं दूसरे पेज में। यहाँ देखिए, पहले दूसरे पेज से पहले यहाँ पर ये देखिए, फर्स्ट ईयर का 12, सेकेंड ईयर का 12। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में केवल और केवल जो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होता है वो केवल प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है, तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पे भी कैलकुलेट होता है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप जब करेंगे तो देखिए 12 था तो 12 12 एंड उसका स्क्वायर। वैसे अगर यहाँ पे 6% होता तो आप बोलते सर प्रिंसिपल वैल्यू 100 है, इसको आप 6 लिख दीजिए, इसको 6 लिख दीजिए और 6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो 36 नहीं होगा 0.36 होगा। वैसे अगर यहाँ पे रहता 13%, तब आप क्या कहते कि सर यहाँ पे जो है होगा 13, 13 एंड 13 स्क्वायर इक्वल टू 169। बस आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड आप डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक वैसे ही अभी आपको पता है कि जो क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था प्रिंसिपल था 12,000, रेट है 12% और टाइम है 2 इयर्स। निकालना क्या है? तो सीआई निकालना है। तो झट से आपको पता चल गया कि सर यहाँ पे जब हमको पता है प्रिंसिपल वैल्यू को हमको 100 लेना है, तो 12 12 और 12 का स्क्वायर हो गया 144, यानी कि 1.44। तो टोटल कितना होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? इन सबको ऐड करके कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो कितना होता है? 12 2 जा 24 प्लस 1 25.44। अब देखिए, आपको कितना निकालना है? 25.44% ऑफ 12,000 निकालना है। ठीक है, अब आप स्कूल वाला मेथड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि 25.44%, ठीक है, ऑफ 12,000। तो डेसिमल हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पर डबल जीरो पुट करेंगे, फिर आप ट्रिपल जीरो ऐसे कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 4 जा 48, कैरी हो गया 4। अगेन 12 4 जा 48 प्लस 4 52, कैरी हो गया 5। 12 5 जा 60 प्लस 5 65, कैरी हो गया 6। 12 2 जा 24 प्लस 6 30। ठीक है, अब बताइए कितने डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है? ओनली 1 डिजिट के बाद। यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर ये हो गया। अच्छा, जब हम स्पीड मैथ्स कर रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे। यहाँ पे है देखिए 25.44, यानी कि एक पार्ट इसका 25% भी है और दूसरा पार्ट है 0.44। तो फट से हम कहेंगे कि सर 25% ही तो निकालना था। 25% का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का 1/4 कितना होगा? आप कहेंगे सर 3000 तो होना है, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि आप 3000 देखने के बाद ही ऑप्शन देखते हैं और आप काफी क्लोजेस्ट वैल्यू जो देखते हैं वो 3000 ही देखते हैं, तो या और 3000 का नियरेस्ट कोई क्लोजेस्ट वैल्यू देखते हैं, अदर कोई भी उतना क्लोज नहीं होता है, तो आप 3000 को ही ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज एन अनदर ऑप्शन। इसके बाद देखिए आपके पास कितना अच्छा कैलकुलेशन करने का तरीका मिलेगा आपको। बहुत सारा स्पीड मैथ्स, बहुत सारा अलग अलग टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0.44 है, तो कुछ बच्चे जो समझदार होते हैं कि 0.44 जब है तो इसके बदले में हम इसको 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0.5 क्यों? क्योंकि 0.50 जस्ट नियरेस्ट टू दिस है, तो 0.5 मतलब 0.5%। 0.5% मतलब 1% का हाफ। अब बताइए 12,000 का 10% कितना होगा? 12,000 का 10% निकालना हो तो पहला जीरो हटाइए, 1% निकालना हो तो दूसरा जीरो हटाइए, यानी कि ये 1% का वैल्यू हुआ। पर हमको 1% नहीं चाहिए, उसका हाफ चाहिए। तो कितना हो गया? 60। तो हमारा आंसर 3060 से जस्ट थोड़ा सा कम होगा। देखिए 3060 से जस्ट थोड़ा सा कम। और भी क्लोज निकाल सकते हैं, अभी फिलहाल क्लोज नहीं बता रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन और बता देते हैं फिर क्लोज जाएंगे। बिकॉज क्या होता है ना, एक ही क्वेश्चन में अगर हम सारा कुछ बताने लगेंगे ना, आपका मूड खराब हो जाएगा अभी थोड़ी देर में।
तो मूड बनाना भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा कैसा होता है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर कि प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है 40,000, वेरी इजी नंबर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% पर एनम। Now you have to find out what will be the difference between CI and SI for 2 years. The question is based on 2 years. So first of all, you have to find out the compound interest for 2 years. कैसे निकालेंगे हम लोग? 8% अगर दिया हुआ है तो झट से हम लोग कहेंगे सर 8 और 8 का स्क्वायर यानी कि 64 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए तो 0.64 होगा। तो आप समझ गए कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैंने 2 इयर्स का निकाल लिया, तो ओवरऑल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब एक चीज पता है आपको, ये ओवरऑल जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, बट इसमें से एक चीज देखना पड़ता है कि ये जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है ना, जो दोनों जगह सेम दिख रहा है आपको, ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब आप आराम से समझ सकते हैं कि डिडक्शन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए कि ये टोटल जो है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में से आप सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? CI माइनस SI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में से इसको माइनस करने के बाद ये रह जाता है, यही आपका CI माइनस SI है। यानी आपको निकालना कितना है? ओनली 0.64% निकालना है। ऑफ किसका? ऑफ 40,000 का। तो आप कहेंगे सर 40,000 का 0.64% निकालना है, बाई 100 कर देंगे, फिर यहाँ से डेसिमल यहाँ रिमूव करेंगे, देन यहाँ पे डबल जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डबल जीरो अगेन डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 4 4 जा 16, कैरी हो गया 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25। आंसर कितना हुआ? 256। एक बार आप कीजिए, समझ के बताइए क्या समझ आया कि नहीं आया पहले। सबको समझ आया था? यस सर। ओके, एक बात बताइए, इसका आंसर बताइए। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 15,000, रेट दिया हुआ है 8% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स। बताइए CI माइनस SI क्या होगा? जल्दी से बताइए। अच्छा एक काम कीजिए, 8% को 9% कर दीजिए कि 8% रहेगा तो आप ऊपर वाले से बना लेंगे। थोड़ा सा जल्दी बताइए एक बार। आपके पास है 10 सेकेंड्स। अच्छा 20 सेकेंड्स। सर 121.5। देखिए एक आंसर मिला 121.5, अदर्स? सर सेम 121.5। वेरी गुड। अब देखिए जैसे ही 9 आया ना तो आप कहेंगे सर 9 और 0.81, यानी कि हमको निकालना है 0.81% ऑफ किसका? 15,000 का। तो अगर इसको आप नॉर्मल वे में भी करेंगे तो इसका 0.81% निकालना है, इस तरीके से ना। डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और पुट करेंगे, इस तरीके से 3 जीरो कैंसिल हो गया। फिर जब आप इसको डिवाइड करते हैं 5 से तो ये हो गया 3, ये हो गया आपका 2। तो 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 24 से 12 हो गया और 1.5, तो 121.5। क्लियर है? हाँ सर। ओके, 3 इयर्स का बताएं नहीं बताएं? अच्छा एक काम कीजिए, एक पर्सन क्या करता है,
a person invested rupees 40,000 each in two different schemes. Scheme A with CI CI at the rate of 8% per annum, and in scheme B at the rate of 12% per annum at पर annum, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा एट सी आई, यहाँ पे एक लाइन जोड़ लीजिएगा, सॉरी एक वर्ड जोड़ लीजिएगा, एट एस आई 12% per annum at SI for 2 years. Find the difference between the interest earned from those schemes. बताइए तो बाबू क्या होगा? बहुत ही इजी है। हम थोड़ा ज्वाइन करा लेते हैं, एक बच्चे ज्वाइन करने के लिए आए हैं। राहुल, यस सर। बहुत लेट से ज्वाइन किए हैं। Sorry sir, was returning home. Okay, now give your attendance in chat box. हो गया बाबू? हो गया बाबू? Yes sir, done. Okay, what is the answer? चलिए, एक चीज़ तो पता है आपको कि यहाँ पर दो स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वो है एक स्कीम ए है और एक दूसरा जो है आपका स्कीम बी है। तो सीधा सा बात है, स्कीम ए और स्कीम बी में स्कीम ए का भी है 2 इयर्स के लिए, स्कीम बी का भी है 2 इयर्स के लिए, और स्कीम ए में है 8% के हिसाब से 2 इयर्स का। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने सिखाया 8 और यहाँ पे हम 0.64 कर देंगे। और जहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट की बात है, ये तो सीआई था, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि बहुत इजी होता है। अगर आपका 1 ईयर में 12% है तो 2 ईयर में 24% होगा। यस और नो? मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा 16.5%।
64 और यहाँ पर कितना हुआ 24। अब बताइए दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में क्यों कितने का डिफरेंस? क्यों? क्योंकि दोनों का जो प्रिंसिपल है ना, इसका भी 40,000 है और इसका भी 40,000 है, तो प्रिंसिपल कॉमन है। प्रिंसिपल कॉमन होने के कारण आप बहुत ही आसानी से केवल इसका डिफरेंस लेके ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर था 24 और यहाँ पर है 16.64। तो 24 में पहले आप 16.64 है तो पहले 17 माइनस कीजिए, तो कितना होता है 7.36। तो आपको कितना निकालना है 7.36% ऑफ 40,000। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि स्पीड मैथ्स के बारे में अगर सोचेंगे तो यहाँ पे 7% भी है और 0.36% भी है। तो 7% मतलब आपको पता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 40,000 अगर दिया हुआ है तो फर्स्ट वाला जो नंबर है 10% का मतलब फर्स्ट जीरो गायब कीजिए, 1% का मतलब 2 जीरो। तो 1% अगर 4,000 है तो आप ही बताइए यहाँ पर कि आगे 7% क्या होगा? 7 4 जा 28,000, सॉरी 2800। 1% अगर 400 होता है तो 7% 2800। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप ऑप्शन देखते हैं और 2800 के नियरेस्ट में जो वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। बट अगर आपको निकालना है कि 0.36 क्या होगा तो आप नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर तो दिया हुआ है 40,000 है, इसका हमको 0.36% निकालना है, इस तरीके से। तो डेसिमल हटा के डबल जीरो मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना आया 36 इंटू 4। 36 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ? डबल का डबल। 36 का डबल कितना होता है 72। 72 का डबल कितना होगा 144, यानी कि इसमें 144 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 2944। बस आंसर। ठीक है। जब भी बोले ना कि इंटू 4 करना है किसी से भी, तो इंटू 4 का मतलब क्या होता है? डबल कीजिए उसका भी डबल कर दीजिए, बहुत कंफर्टेबल होगा आपके लिए। आप एक बात बताइए 13.5 का आप इंटू 4 कीजिए तो 13.5 का डबल कितना होगा? आप कहेंगे सर 27 होगा, और 27 का डबल कितना होगा? तो 54 होगा। तो ये एक प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस तो ये भी होता है कि 13 है और 0.5 है, तो 13 4 जा कितना हो गया 52, और 0.5 का 4 टाइम्स कितना होता है 2, तो दोनों को ऐड करने से 54 होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको लिखना है, आपको समझ के करना है इसको। इसको अपने मेमोरी में हमेशा ऐड कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A person invested rupees 12,000 at the rate of 15% per annum for 2 years in a scheme. He had also invested rupees 80,000 at the rate of 4% per annum for 2 years. Find the difference between those interests. बताइए बाबू क्या होगा जल्दी से। बस इतना ही कहेंगे, आपको हिंट देंगे कि दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग होने के कारण दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ठीक है, बोले बाबू, या हो गया? देखिए, सिंपल सी बात है। फर्स्ट स्कीम में जो है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 12,000, और सेकंड स्कीम में कितना है? आप कहेंगे कि सर ये तो 80,000 है हमारा। तो आप झट से बोलेंगे कि सर दोनों ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पेड है। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा नहीं था ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पर्सन इन्वेस्टर रुपीज इतना फॉर 2 years इन स्कीम। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, जब नहीं लिखा है ना, तो जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आपको मान लेना है कि ये एसआई है। ठीक है, याद रहेगा, जब कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो वो क्या है? एसआई है। अगर एसआई के हिसाब से आप सोचेंगे तो 1 ईयर में 15, तो 2 ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा? 30। तो आपको जो इंटरेस्ट मतलब अर्न करेंगे आप, 30% अर्न करेंगे किस पे? तो 12,000 पे। और सेकेंड स्कीम में जो है, जहां पर प्रिंसिपल अमाउंट है 80,000, वहां पर जो है 1 ईयर में 4%, तो 2 ईयर में 8% अर्न करेंगे। अब आप बताइए, 30%, तो सीधा सा बात है, यहाँ से स्पीड मैथ्स अप्लाई कीजिए। तो 12,000 जो है वो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो हमेशा 100% होता है। तो इस हिसाब से पहले हम लोग निकालते हैं। चलिए 10% क्या होगा? 10% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1200 ही तो होगा 10%। तो 30% कितना होगा? 1200 इंटू 3, यानी कि 3600। क्लियर? अभी देखिए सेकेंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पर बोला है 8%। तो आपको पता है कि 10% होगा 8,000, और 1% होगा 800। 1% अगर 800 होता है तो 8% कितना होगा? 1% 800, तो 8% होगा 8 टाइम्स ऑफ 800, तो 8 8 जा 64, इतना होता है। ठीक है, अब झट से आप बोलेंगे सर डिफरेंस ही तो बोले हैं, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना हो गया? 0 0, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर 1। तो इस तरीके से आप कह ले, सॉरी यहाँ पे 2, इस तरीके से आप कहेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम टू स्कीम्स इज 2800। क्लियर? अब यही अगर ऐसा होता, those interests, if those are invested at the rate at CI, अगर स्पेशल क्वेश्चन हो गया, इफ दोज आर इन्वेस्टेड एट CI, अगर दोनों को सिंपल इंटरेस्ट पे ना डाल के उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, तब क्या करेंगे? तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, जब जैसे ही आपको बताया गया जो तरीका, बस उसको अप्लाई करना है। देन what is the principal value? You will say, sir, it is equal to 1200, and the second principal, so 12,000, then the second principal, that is equal to 80,000. Then what can we do? The method is this. अब बताइए 12,000 है, आपको पता है कि 15% था, तो 15 15 एंड 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, मतलब 2.25। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 32.25। अच्छा इस साइड आ जाइए, तो इस साइड में इसको भी इरेज कर देते हैं तो सही रहेगा। तो जो सेकंड वाला पार्ट है आपका, उसमें जब हम लोग आएंगे तो यहाँ फट से हम लोग बोलेंगे कि 8% तो था, 4% तो था, 4 4 और 0.16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8.16। तो यहाँ पर आपको कितना निकालना है? 32.25 निकालना है। तो 32%। तो देखिए अब क्या होता है कि कई बार बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं, सर 32.25 निकालना है। तो सबसे पहला तो काम ये है कि बहुत इजी है। अगर आपको बोल भी दिया कि 12,000 का 32.25% निकालना है, तो अगर हम एकदम बच्चों वाले मेथड को भी अप्लाई करें तो भी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग डेसिमल हटा देते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो फिक्स करेंगे इसके पास में, तो 0 0 कैंसल्ड आउट हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? 12 5 जा
60, कैरी कितना हो गया 6, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 30, कैरी कितना हो गया 3, फिर से 12 2 जा 24, 24 प्लस 3 27, कैरी कितना हो गया 2, फिर 12 3 जा 36, 36 प्लस 2 38। तो ये आपका आंसर हो गया, या फिर आंसर नहीं हुआ, अभी माइनस करना बाकी है। अगर आप स्पीड मैथ्स लगाते तो क्या बोलते, तब आप बोलते सर यहाँ पर तो 12,000 है, ये कितना है 32.25 है, मतलब 30% भी है, 2% भी है और 0.25% भी है। तो 30% का मतलब होगा, आपको पता है थोड़ी देर पहले आपने निकाला कि 1% अगर 1200 है, तो सॉरी 10% अगर 1200 है तो 1% सॉरी 30% कितना होगा, तो 10% अगर 1200 है तो 30% होगा 3 टाइम्स ऑफ 1200। तो 1200 का 3 टाइम्स कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 3600 ही तो होता है। अब निकालना है आपको 2%, तो 1% होता है 120, तो 2% कितना होगा 240। और कितना निकालना है 0.25%, 0.25 का मतलब होता है 1% का मतलब फोर्थ पार्ट, तो 1% कितना हुआ यहाँ 120, इसका फोर्थ पार्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका फोर्थ पार्ट तो ज़्यादा क्या है टफ है, तो इजी है 30 होगा, ऐड कर दीजिए 0783, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3870 है, यहाँ पर भी 3870 आपका आंसर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे एक जीरो था, यहाँ पर डेसिमल आएगा, तो 3870 3870 मतलब ये दोनों तरफ से कैलकुलेशन सेम है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, तो आप कहेंगे सर 80,000 है और यहाँ पर निकालना है 8.16, 8.16 मतलब 8% भी निकालना है और 0.16 भी निकालना है। तो अब पहली बात आप ये सोचिए कि 8% निकालना है, तो पहले आप 1% के बारे में सोचिए। 10% इतना होता है, 1% होगा 800, तो 1% 800 है, तो 8% कितना होगा, डेफिनेटली 8 टाइम्स ऑफ 800, तो 8 8 जा 64, कितना जीरो डबल जीरो। अच्छा, आपको 8% मिल गया, तो 8% की वैल्यू जो होगी 16% की वैल्यू जस्ट ट्वाइस होगी। तो 8% अगर 6400 होता है तो 16% कितना होगा, क्योंकि इसके बाद वाला कितना है 0.16 है। तो मन में आ रहा होगा सर 16% क्यों कह रहे हैं, वो तो 0.16 है। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले 16 निकाल लेते हैं, फिर हम लोग उसमें डेसिमल पुट कर देंगे। तो 8% अगर आपका 6400 होता है तो 16% कितना होगा, जस्ट आप इसका ट्वाइस कर देंगे, तो 64 का ट्वाइस कितना होता है 120 है, उस पर कितना जीरो लगाएंगे डबल जीरो, पर ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी 16% की। निकालना क्या है 0.16, तो ये जीरो हटा दीजिए 128, आंसर क्या होगा 8, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आएगा 8256। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। अच्छा, ये बताइए इतनी देर में मैंने जो लास्ट वाला क्वेश्चन बताया समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का समझ आया? बस क्या है, एक स्मार्ट कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, देन इट इज ओके टू, है ना। सब लोग समझ गए कि नहीं समझे? धर्मेंद्र समझ में आ रहा था? हाँ सर, समझ में आया। ऐसा तो नहीं है कि सर को बस सेटिस्फाई करने के लिए बोल दो कोई बात नहीं? नहीं 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 सर, अच्छा, समझ में आया। बाबू आपको, बाकी लोगों को? बाकी लोग भी कंफर्टेबल है ना? Yes, sir. अच्छा, तो एक काम करते हैं, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, बिकॉज क्या है कि क्लास एक्चुअली में 4 o'clock से स्टार्ट करनी थी, तो लेट हो गया, बच्चे नहीं आप मतलब देख पाए, या फिर आप लोग भी नहीं देख पाए, तो आज यहीं पे ओवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से कल करेंगे, ठीक है? कल का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा रहेगा।